हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज और इसके क्या प्रोविजन है, पुलिस रिफॉर्म की बात क्यों चल रही है, ऐसा क्यों होता है, ऐसे कौन कौन से ग्राउंड है जब लाठीचार्ज किया जा सकता है या उसके पहले और क्या क्या हो सकता है। ऐसे कई सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं क्योंकि अभी आए दिन ये देखा जा रहा है कि छोटे से छोटे मामले में पुलिस लाठीचार्ज कर दे रही है, बुरी तरह से पीटा जा रहा है, सिर फटना, पैर की हड्डी टूटना तो बड़ा ही आम हो गया है। अब पुलिस के लाठीचार्ज से डेथ भी अधिक होने लगे। स्थिति यह हो गई कि टाइम था जब ब्रिटिश के जमाने में सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पे लाठी चलाया था और उनकी डेथ हुई थी। उस समय से जो पुलिस के लाठीचार्ज से डेथ होने का सिलसिला है वो अभी भी नहीं थमा है। और हाल की घटना यह है, पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी के नेता विजय कुमार सिंह मारे गए। लाठीचार्ज में मारे गए, गंभीर रूप से घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, बाद में उनकी डेथ हो गई। कारण क्या था? पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज। अब ये लाठीचार्ज एक बर्निंग टॉपिक हो गया। ये जो औपनिवेशिक टाइम से चला आ रहा है वही लाठीचार्ज आज भी हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं पुलिस सुधार की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि क्या जो लाठीचार्ज है इसको कहीं पे भी डिफाइन किया गया है? लाठीचार्ज को सीआरपीसी, आईपीसी, इन सब जगह में कहीं भी लाठीचार्ज को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। जस्टिस केबी कृष्णा अय्यर ने कहा, नमक सत्याग्रह, आमरण अनशन, करो या मरो की भूमि पर एक निहत्थे शांतिपूर्ण विरोध जुलूस कोई न्यायिक अपराध नहीं है। इसका मतलब शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने विरोध का प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अपनी असहमति को दिखा सकते हैं। लाठीचार्ज या बैटल चार्ज ये ब्रिटिश जमाने से चलता आ रहा है। ब्रिटिश काल में इसका प्रयोग बहुत सारे आंदोलनों को दबाने के लिए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जब आवाज उठती थी उसको दबाने के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए उठाया जाता था। तो ये ब्रिटिश सरकार के समय से ये चलता आ रहा है और आज के दिन में ये स्थिति हो गई कि लाठीचार्ज बहुत आम हो गया। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जहां पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन या अभिव्यक्ति की आजादी, उस दौरान भी उसको लाठीचार्ज से चुप कराया जा रहा है। जैसे मौलिक अधिकार के अंदर आर्टिकल 19(1)A, 19(1)B, 19(1)D, मतलब ऐसे मौलिक अधिकार हैं जहां पे अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण तरीके से संघ या सम्मेलन की आजादी, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की आजादी, ये हमारे फंडामेंटल राइट है। और अगर ये फंडामेंटल राइट है तो सोचिए कि ये कितना फंडामेंटल है जो हमें फंडामेंटल राइट के अंदर दिया गया है। यानी व्यक्ति को या किसी को भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए ये अधिकार जरूरी है। अपने असंतोष को शांतिपूर्ण तरीके से निहत्थे होके हम उसको प्रदर्शित करने का अधिकार रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान या भीड़ को शांतिपूर्ण तरीके से या किसी प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 141 गैर कानूनी सभा, 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ जमा होते हैं, उसको रोकने का अधिकार है। आईपीसी का सेक्शन 10 शांतिपूर्ण व्यवस्था और शांति बनाए रखने का अधिकार। सेक्शन 130 गैर कानूनी तरीके से अगर कोई भीड़ इकट्ठी है, यानी गैर कानूनी कोई सभा है, उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल यानी बल प्रयोग करने की अनुमति। अब 143 यदि कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र में उपद्रव हो रहा है, वो अगर कंटिन्यू है, वो अगर उसकी पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति है, वो दोबारा हो सकता है, उसको रोक लगाने के लिए मजिस्ट्रेट को पावर। 144 से आप सब वाकिफ हैं। पब्लिक को कुछ करने से रोकना, इकट्ठा होने से रोकना, उनके कुछ संपत्ति को कुछ समय के लिए जब्त करने तक के अधिकार धारा 144 में है। तो ऐसे कई सारे राइट्स हैं जिसके तहत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करवाया जा सकता है। राम सिंह बनाम हरदयाल सिंह 1979 का केस, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, भीड़ को तितर बितर करने या लाठीचार्ज करने के पहले मजिस्ट्रेट के सामने
3 तरह की शर्तें रखी गई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लाठीचार्ज करवाने का आदेश देने का जो अधिकार है उस समय के एक्टिंग यानी उस समय के कार्यरत मजिस्ट्रेट को होता है, जिसको डेप्यूट किया गया है। और उस मजिस्ट्रेट को उसके पहले कम से कम उसके सामने ऐसी 3 स्थिति आनी चाहिए जिसमें हिंसा करने की संभावना से जमा एक गैर कानूनी जमावड़ा, 5 या 5 से अधिक लोगों का ग्रुप जो हिंसा कर सकता है, इसकी संभावना। दूसरा स्टेज, कार्यकारी जो भी मजिस्ट्रेट वहां पे हैं उनको उस भीड़ को हटने के लिए कहना, यानी उसको कहना कि आप यहां से हट जाइए, उसका पहले आदेश देना या उसके लिए अनाउंस करना। और तीसरा कंडीशन, इस बात के बाद भी अगर भीड़ ना हटे तब फिर आगे का एक्शन लेना। पीसी की धारा 130 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी भीड़ यदि गैर कानूनी तरीके से जमा है, यानी कोई भी भीड़ अगर ऐसे तरीके से जमा है जिससे शांति व्यवस्था भंग होती हो और कुछ शर्तों का यानी लाख कहने के बाद भी भीड़ नहीं हट रही हो और उससे कोई हिंसा या कुछ भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने की संभावना हो, तो मजिस्ट्रेट को 130 के तहत बल प्रयोग करने का अधिकार है। लेकिन उस बल का मकसद यह होना चाहिए कि व्यक्ति या संपत्ति का कम से कम नुकसान हो, कम से कम नुकसान हो। राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत बल और अग्नेयास्त्र के उपयोग के मामले में संयुक्त राष्ट्र का जो मौलिक सिद्धांत है उससे बंधा हुआ है। इसके धारा 13 के अनुसार यह कहा गया है कि यदि कोई भी सभा अगर कोई भी सभा शांतिपूर्ण है तो किसी भी तरीके के बल प्रयोग से बचना चाहिए, और यदि मजबूरी में बल प्रयोग करना भी पड़े तो न्यूनतम यानी कम से कम बल का प्रयोग करना चाहिए यदि सभा शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। अनीता ठाकुर वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य 2016, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां भीड़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है वहां बिल्कुल बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जहां बल का प्रयोग एकदम आवश्यक हो वहां न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि बड़ा ही आम हो गया है वो छात्र अपने बेरोजगारी के मांग को लेकर प्रदर्शन करे या राजनेता प्रदर्शन करे या खिलाड़ी प्रदर्शन करे, यानी किसी भी तरीके से, या कॉलेज के अंदर स्टूडेंट प्रदर्शन करे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, कैंडल मार्च भी अगर निकाला जाता हो। कई ऐसी स्थिति देखी गई है कि उस दौरान लाठीचार्ज हो जाना बड़ा ही आम हो गया है, बहुत ही आम हो गया है। और सरकार का या गाइडलाइन जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है या जो इथिक्स एंड मोरल है वो ये कहता है कि पुलिस का काम है लोगों को प्रोटेक्शन देना, उसके दौरान कुछ डिस्टरबेंस होती है तो उसको जितना हो सके कम बल प्रयोग करके रोकना। और जब आप लाठीचार्ज करते हुए देखेंगे तो बेरहमी से लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज का मकसद ये होता है कि लोगों को भगाना, लोगों को डरा के वहां से भगा देना। वाटर कैनन कभी भी ये सोच के नहीं चलता कि वो किसी के शरीर के इंटरनल पार्ट को डैमेज कर दे। उसी तरह से लाठी चलाने समय ये नहीं सोचा जाता कि हम इसका सिर फोड़ दें या पैर तोड़ दें। यानी लाठी चलाने के दौरान आजकल ये देखा जा रहा है कि जख्मी होना बड़ा ही आम है, यानी गंभीर चोट लग जाना बहुत ही आम है। सिर फूटना, हाथ टूटना, पैर टूटना, ये सब सामान्य सी बात हो गई है। इसका मतलब लाठी चलाते हुए ना ही इथिक्स, ना ही मोरल्स का, ना ही नियमों का ध्यान दिया जा रहा है और अब डेथ होने की संख्या भी बढ़ गई है। सवाल ये उठता है कि क्या लाठी चार्ज के द्वारा शरीर पे बेरहमी से पिटाई करना ही भीड़ को तितर बितर करने का हमारे पास आखिरी तरीका रह गया है? राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का जो 2016 का डाटा है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में लाठी चार्ज के लगभग 185 मामले आए हैं, जो J&K के बाद दूसरा बड़ा मामला है। और सामान्यतः नॉर्थ के इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के स्टेट में लाठी चार्ज की संख्या ज्यादा है कंपेयर करने पे साउथ इंडिया के। साउथ इंडिया में बहुत कम ऐसे मौके हुए हैं जब इस तरह से लाठी चार्ज किया गया हो। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कॉमन मिलते हैं। अब सवाल है कि लाठी चार्ज इतना क्यों हो रहा है, और लाठी चार्ज हो रहा है तो इस तरह से क्यों हो रहा है? अनीता ठाकुर के मामले में कुरियन जे साहब ने कहा कि दरअसल इस तरह के भीड़ से निपटने के लिए पुलिस को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उस विशेष प्रशिक्षण के अभाव के कारण पुलिस इस तरह की कदम उठाती है।
विशेष प्रशिक्षण के अभाव के कारण ये कदम उठाया जाता है। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश काल का औपनिवेशिक असर है वो भी अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है। ब्रिटिश काल में पुलिस का प्रयोग दमन करने के लिए किसी भी अभिव्यक्ति को, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उठ रहे आवाज को, देश की आजादी के आंदोलन को, ऐसा कोई भी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाता हो उसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार पुलिस का प्रयोग करती थी। तो पुलिस का जो नेचर था, जो प्रकृति थी, वो दमनात्मक थी, वो सप्रेस करने वाली थी और वो आज तक उसी तरह से लगभग बनी हुई है सभी जगह। पुलिस सुधार की आवश्यकता की बात की जा रही है, पुलिस रिफॉर्म की बात की जा रही है। पुलिस रिफॉर्म पे कई सारी कमेटियां बन चुकी है, एक नहीं कई सारी कमेटियां बन चुकी है। इन कमेटियों में गौर समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग एनसीपी, पुलिस सुधार पे रिबेरियो समिति, पुलिस सुधार पे पद्मना भैया समिति, राष्ट्रीय सुधार पे मंत्रियों का समूह, आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पे मलिमत समिति, 2006 में सोली सोराबजी के नेतृत्व में मॉडल पुलिसिंग पे एक कमेटी बनाई गई। सवाल है कि पुलिस सुधार की आवश्यकता इतनी क्यों है? तो पता होना चाहिए कि पहले पूरे देश में पुलिस व्यवस्था के लिए एक ही कानून था, अब लगभग 17 राज्यों में अलग अलग तरह के कानून हैं। इसके अलावा पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखना, शांति व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था को कायम करके रखना जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, सुरक्षा और संरक्षण, एकता, विश्वास और प्रगति। लेकिन चूंकि पुलिस औपनिवेशिक काल से ही जो पुलिस की स्थिति है वो दमनात्मक रही है, जिसके कारण आज भी कमोबेश यही स्थिति है कि पब्लिक पुलिस को अपना दुश्मन समझती है। पुलिस के साथ कई छोटे छोटे मामलों में मुठभेड़ हो जाता है, वो उनके अंदर का पुलिस के प्रति एक गुस्सा है, नजर में पुलिस के प्रति एक नकारात्मक छवि है। वहीं आप जब विकसित देशों में देखेंगे तो पुलिस के साथ दोस्ताना व्यवहार होता है, आराम से लोग अपनी बात कहते हैं, पुलिस वाले उनकी बात सुनते हैं। कई बार पब्लिक के गुस्सा होने के बावजूद पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उस मामले को बहुत ही प्यार से सुलझा लेते हैं। हमारे यहां भी अब पुलिस रिफॉर्म की निहायत ही जरूरत महसूस हो रही है। स्मार्ट पुलिसिंग, सख्त और संवेदनशील पुलिसिंग, आधुनिक और गतिशील पुलिसिंग, सतर्क और जवाबदेह पुलिसिंग, तकनीकी रूप से सक्षम पुलिसिंग, विपरीत परिस्थितियों के लिए बेहतर तरीके से ट्रेंड पुलिसिंग, लोगों के प्रति सकारात्मक नजरियों से लैस पुलिसिंग, ये सारी पुलिसिंग की हमें जरूरत है। मोरल पुलिसिंग की हमें जरूरत है। इसके सुधार के लिए कई कमेटी बनी, बट आज तक उसके रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया। तो 22 सितंबर 2005 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट यानी केंद्र और राज्य की सरकारों को 7 गाइडलाइन जारी किए गए और उनको कहा गया कि आपको ये 7 गाइडलाइन फॉलो करना है। एक राज्य सुरक्षा तंत्र का गठन, पहला गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खबर ये आती रहती है कि राज्य सरकार पुलिस का अपने अनुसार उपयोग करती है, ऐसा ना हो और पुलिस संविधान के अनुसार काम करे, इसलिए इसका गठन होना चाहिए। पुलिस महानिदेशक का चयन और उनके गठन के बाद न्यूनतम कार्यकाल। पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का चयन जब किया जाए तो ऑप्शन राज्य सरकार के पास सीमित हो। 3 सीनियर मोस्ट अधिकारी में से ही किसी एक को डीजीपी बनाया जाए, पहला कंडीशन है। दूसरा, जब वो डीजीपी बने तो कम से कम 2 साल तक का कार्यकाल उनका सुरक्षित हो। 2 साल मतलब अगर वो बीच में रिटायर कर रहे हैं तब भी वो 2 साल तक रहें, और यूपीएससी के द्वारा ऐसा रिकमेंडेशन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक या अन्य इस तरह के अधिकारी जो पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी हैं, उनका कार्यकाल न्यूनतम कम से कम निश्चित हो। बहुत ही विपरीत परिस्थिति में उन्हें वहां उनके पद से हटाया जाए, अन्यथा वो न्यूनतम कार्यकाल सुरक्षित हो। पुलिस के जांच टीम को बिल्कुल अलग करना, कानून व्यवस्था की पुलिस और जांच करने वाली पुलिस दोनों के विभाग को अलग कर देना, दोनों की नियुक्ति, दोनों की प्रशिक्षण, ये सब अलग अलग किया जाना, ताकि जांच कार्य और कानून व्यवस्था के कार्य दोनों अलग अलग तरीके से, प्रभावी तरीके से उसको किया जा सके।
प्रत्येक राज्य में पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना करना, जो जहां डीवाईएसपी या उससे नीचे के रैंक के लोगों के प्रमोशन, ट्रांसफर, इन सब की बात करें, उसमें पुलिस महानिरीक्षक अध्यक्ष होंगे और 4 और सीनियर मोस्ट अधिकारी उसके मेंबर होंगे। पुलिस शिकायत अधिकरण, पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करना, डीवाईएसपी के रैंक तक के शिकायत के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करना, ताकि पुलिस से संबंधित शिकायत मिले तो उसका त्वरित निपटारा हो सके। संघीय स्तर पे राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन करना। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो अभी की स्थिति में जरूरी है, और जो सोली सोराब जी का रिकमेंडेशन है पुलिस रिफॉर्म के लिए, मॉडल पुलिसिंग के लिए, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको लागू करना। क्योंकि अभी लगातार फंडामेंटल राइट का वायलेशन के नाम पे या अलग अलग तरीके के नाम पे लगातार पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं जो पुलिस व्यवस्था है उनके प्रशिक्षण और भीड़ को संभालने में उनकी दक्षता पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। कहीं ना कहीं उनकी एबिलिटी पे ना प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो उस प्रश्न चिन्ह से बचने के लिए ये जरूरी है कि पुलिस को नए तरीके से ट्रेन किया जाए और बहुत सारी जानकारी और प्रशिक्षण देके उन्हें तैयार किया जाए, ताकि अभी हाल में पुलिस के लाठीचार्ज से जो डेथ हुआ है, इस तरह की डेथ भविष्य में ना हो। क्योंकि कई बार छात्रों को, नेता तो एक्सेप्शन है, अपवाद है जो इसके शिकार में आते हैं, लेकिन आम पब्लिक या छात्र ये सब अधिकांशतः पुलिस के लाठीचार्ज के द्वारा गंभीर रूप से घायल या उनकी मृत्यु होती रहती है। ऐसा खबर हम लोग सुनते हैं। और कई बार तो छोटे छोटे मामलों में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाना, या एक ही लड़के पे या एक ही प्रदर्शनकारियों पे 4-5 पुलिसों के द्वारा डंडा चलाया जाना, ये कहीं से भी भीड़ को तितर बितर करता हुआ नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत इसलिए आ गई है और ये एक मुद्दा आ गया है।